प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ लास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स को हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले मखसूस निशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट कल अहम फैसला सुनाएगी। कॉज लिस्ट जारी, शहबाज हुकूमत परेशानी का शिकार, पीटीआई ने बड़ी उम्मीदें लगा ली। मखसूस निशस्तों से मुतालिक मुतवक्के फैसला क्या हो सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे सदर जरदारी के तेवर बदल गए, हुकूमत को धमकी लगा दी। IMF कर्ज अवाम के लिए इम्तहान, सदर जरदारी ने नून लीग हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं ने सदर जरदारी को मरियम नवाज की शिकायतें लगा दी। सदर जरदारी ने हुकूमत गिराने की धमकी देकर किसे क्या पैगाम दिया, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे उबूरी जमानत उसका हक नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की। अदालत ने बानी PTI के खिलाफ सख्त फैसला दे दिया। 9 में मुकदमात में खान की उबूरी जमानतें खारिज, 9 में के मास्टरमाइंड करार। क्या खान अब लंबे अरसे के लिए जेल में है? और इसके अलावा बात करेंगे सालाना 1000 अरब रुपए पेंशन की मद में अदायगी की जाती है। कौमी असम्बली खजाना कमेटी में इंकशाफ, हुकूमत ने ज़रई आमदन पर टैक्स लगाने की तैयारियां कर ली। तजारती खसारा 24 अरब डॉलर से बढ़ गया। टैक्स भरमार के बाद IMF से कर्ज मिलने की उम्मीदें बहाल। हुकूमत IMF कर्ज के लिए क्या कुछ करने जा रही है, खजाना कमेटी इजलास की अहम कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान में अरशद शरीफ का खानदान इंसाफ का ताहाल मुंतजर, जबकि अरशद शरीफ को कीनिया से इंसाफ मिल गया। अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस कीनियन पुलिस एहलकार मुजरिम करार। ये अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए सीनियर एंकर परसों तज्जियाकार शहजाद इकबाल साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहजाद इकबाल साहब। जी वालेकुम सलाम। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ऐसे दिन में जब पावर कॉरिडोर्स में बहुत कुछ चल रहा है, आपका तज्जिया हम बहुत पसंद करते हैं। जिस तरह से आप आर्टिकुलेटेड गुफ्तगू करते हैं और जो बात करते हैं वो उसमें वजन होता है। अच्छा शहजाद इकबाल साहब, ये बताइए कि ये जो कल का फैसला है, ऑल आइज आर ऑन दिस डिसीजन। अब इसमें एक थोड़ी सी अमेंडमेंट हुई है, कॉज लिस्ट जारी हो गई थी और पहले ये फैसला जो है वो सुबह 9 बजे सुनाया जाना था, 3 रुकनी बेंच ने सुनाना था। अब ये खबर आ रही है कि 12 बजे ये सुनाया जाएगा फैसला और 13 रुकनी बेंच ही सुनाएगा। क्या उम्मीदें रखें इस फैसले से और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया राबिया और बहुत शुक्रिया रऊफ लास्रा साहब। सर देखें, जो इख्तलाफ हमें बेंच पे नजर आ रहा है इस फैसले को लेके, या इसके अलावा भी जो हमें एक वाज़ेह डिवाइड नजर आ रहा है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और दूसरी मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी, ये जो कॉज लिस्ट वाला मामला है ये उसकी एक मिसाल है। पहले कॉज लिस्ट जारी होती है कि 3 जजेस जो कल एक बेंच है वही आके ऑर्डर ऑफ द डे सुना देगा या जजमेंट दे देगा। रिजर्व सीट जजमेंट, रिजर्व सीट केस वाली, उसको अब कुछ ही घंटों में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि ये क्रिटिसिज्म मैं सोशल मीडिया पे तो देख रहा था, लेकिन अब जब ये तब्दील हुआ है और अब पूरा जो फुल बेंच बैठा था वही आके इस फैसले को सुनाएगा, तो इससे लगता है कि शायद ये अंदर से ही कोई शिकवा आया हो कि जिन जजेस ने ये केसेस सुना था उन सबको होना बेंच पे जरूरी है, तब ये फैसला सुनाया जाए। तो वो मेरे ख्याल से जो इख्तलाफ है ये वो वाज़ेह है। फैसला मुझे लगता है कि इतना सादा नहीं होगा कि क्या ये सीट SIEC को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और क्या हुकूमत अपनी मेजॉरिटी बरकरार रखेगी इन रिजर्व सीट्स को हासिल करके। मुझे लगता है जिस किस्म से बहस हुई है 3-4 मामला हो सकते हैं और शायद वो एक साथ ही हमें एक जजमेंट में नजर आए, यानी कि एक बहुत ज्यादा स्प्लिट डिसीजन होगा। क्योंकि देखिए जो बहस हुई उससे हमें अंदाजा हुआ है कि एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा था कि क्या ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट मिल सकती है। फिर एक ये भी बहस सामने आई जिसमें कहा गया कि अगर PTI उस वक्त एक सियासी जमात थी और इंटरप्रिटेशन गलत हुई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो फिर क्या इसको रिवर्स करके ये सीट क्या तहरीक इंसाफ को दे देनी चाहिए। तो एक तो ये मामला है, इन दोनों सूरतों में तहरीक इंसाफ मुतमईन होगी कि या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाए या PTI को मिल जाए। फिर एक मामला है कि क्या जो प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी है उसके बियॉन्ड जाके ये हुकूमती इत्तेहाद को सीटें दी जाएं, वो जो मामला है उसको क्या बरकरार रखा जाए। एक ये मेरे ख्याल से ऑप्शन हो सकता है। और फिर एक मामला ये कि ये सीटें किसी को भी नहीं दी जाए। तो मुझे लगता है ये जो फैसला है ये इन 4 जो मैंने आपको ऑप्शंस बताए उसमें जो है मुमकिन तौर पे ये आपको बटावा नजर आए। बट एक बात जो हमने इसमें देखी है जिसकी शुरुआत चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने की थी कि जब ये कहा गया कि सिंबल नहीं था तो PTI इलेक्शन कैसे लड़ती और इसीलिए उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी गई। तो उस पॉइंट पे काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था कि मैंने अपनी जजमेंट में कभी ये नहीं कहा कि PTI इलेक्शन नहीं लड़ सकती, हमने सिर्फ सिंबल के हवाले से फैसला दिया था। ECP ने इसको गलत इंटरप्रेट किया है। उसके बाद से अगर आप देखें तो मंसूर अली शाह, जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब, इन 2-3 जजेस ने इस पॉइंट को बार बार रेज भी किया है और इनफैक्ट जो
एक अपना इजाफी ऑर्डर लिखा था अतर मंडला साहब ने, उसमें बाकायदा ये कहा था कि बादियो नजर में ईसीपी ने गलत इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी वाले फैसले की। अगर अक्सरियत जो है इस बात पर कंसेंसस रखती है कि ये गलत इंटरप्रिटेशन है, तो फिर क्या होगा? क्या रिवर्स में जाके ये सीट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएंगी या पीटीआई को दी जाएंगी? मुझे लगता है कि इसके करीब करीब फैसला हो सकता है अगर अक्सरियत ये देखती है कि इंटरप्रिटेशन गलत होगी। 12 जो भी है, मुझे लगता है कि 3-4 किस्म की कल इसमें बातें आनी है और उस पर अब देखते हैं कि स्प्लिट जो है वो किस तरीके से होगा। अजय शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। अभी जैसे आप उनको कोट कर रहे हैं काजी फैज़ ईसा साहब को कि उन्होंने भी कहा, दीगर जजेस ने भी, कि उनकी ये फैसले की ये इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं की गई, तो ये तो फिर इंटरप्रिटेशन जो उनके वकील थे इमरान खान साहब के पीटीआई के जो केस लड़ने गए थे, तो फिर उन्होंने भी ठीक नहीं की सर। उन्हें तो समझना चाहिए था कि उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने नहीं रोका, वो फिर इलेक्शन कमीशन को पॉइंट आउट करते। और अगर आके इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था उनकी, तो उनको दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए थी। अगर ये फॉल्ट वहाँ पे आई है उन पे इलेक्शन कमीशन पे, तो इमरान खान साहब को आके अपनी टीम से भी पूछना चाहिए, अपने वकला की टीम से। बड़े बड़े वकील हैं, बड़े बड़े नाम है, फिर वो भी जजमेंट को सही नहीं पढ़ सके सर, उन्हें भी नहीं समझ आई। रऊफ साहब, मैं तो समझता हूँ कि ये रऊफ साहब मैं समझता हूँ इसमें अगर पॉइंट ऑफ व्यू जजमेंट लिखने वाले जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ये है, चीफ जस्टिस साहब का, कि मेरी जजमेंट की इंटरप्रिटेशन गलत है, तो मुझे लगता है कि उस जजमेंट में ही इसका हवाला दे देना चाहिए था। देखिए, जब ये केस जारी था इतने दिन तक, तो ये बहस बड़ी आम थी, बल्कि ये कोर्ट रूम में उनके सामने भी हुई कि अगर आप हमें सिंबल नहीं देंगे तो पीटीआई बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, अगर आप हमें सिंबल नहीं देंगे तो हम रिजर्व सीट नहीं ले सकेंगे, जिस पर उन्होंने कहा जब ये मामला आएगा तब टेकअप करेंगे। अगर इतना इबाहम था और आपके सामने ये दरख्वास्त रखी भी जा रही थी, तो जो आपने अपनी जजमेंट दी है, आप सादा सी एक लाइन उसमें लिख सकते थे कि सिंबल पार्टी को नहीं मिल सकता क्योंकि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन इससे पीटीआई के इलेक्शन लड़ने पे कोई असरात नहीं होंगे। ये आप इंटरप्रिटेशन लिख देते, क्योंकि ये बहस कोर्ट रूम में हो रही थी और क्योंकि इस हवाले से इबाहम था। तो मेरे ख्याल से कोई गलती की गुंजाइश ना इलेक्शन कमीशन के पास रहती, ना आज हम ये बैठ के बात कर रहे होते कि पीटीआई के वकला की क्या पोजीशन होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से जो हालात थे, जिस तरीके से मामला चले, मैं इसमें या तो गलती ठहराऊंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की या उस जजमेंट की जिसको खुद ही वजाहत कर देनी चाहिए थी। मुझे नहीं लगता तरीके ये बताया, अगर दिन हमने देखा था कितना क्योटिक दिन था कि जिसमें कभी वो जा रहे बल्लेबाज की तरफ 11:30 बजे रात को फैसला आया, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इन हालात में कोई जमात या कोई वकला इतनी अच्छी राय दे सकते नहीं। अगर ये बात मान ली जाए कि उनके काजी साहब की और माननी पड़ेगी, चीफ जस्टिस हैं जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, फेयर इनफ, कि जनाब कि इनके इलेक्शन लड़ने पे ये कोई पाबंदी नहीं थी, हमने तो सिर्फ सिंबल की बात की थी, तो फिर सिंबल के बगैर वो उस इलेक्शन कैसे लड़ते? कोई नया सिंबल उनको अलाट किया जाता, उनके जहन में ये है, वो अप्लाई करते हैं कि नया सिंबल मांग लें, आपको बल्ला नहीं दिया जाएगा। मतलब दैट्स वेरी कंफ्यूजिंग कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ सकते थे लेकिन सिंबल पे नहीं लड़ सकते, तो कैसे लड़ते इलेक्शन सर? वो उनको आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए जब ये जजमेंट आई थी, मेरे ख्याल से हर किसी का यही तज्जिया था कि अब पीटीआई इलेक्शन से बाहर हो गई, और बाद में तो इसको फॉर्मलाइज भी कर दिया ईसीपी ने कि इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेकिन अगर काजी साहब के जहन में कोई ऐसी बात है या दूसरे जजेस के जहन में ऐसी बात है, तो वो मेरे ख्याल से इस तरीके से हो सकती है, क्योंकि देखिए बैलेट पेपर पे क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबल हर किसी को मुख्तलिफ मिलता, एक सिंबल नहीं मिलता, वरना तो जो जजमेंट की वायलेशन हो जाती। नाम होता है, कैंडिडेट का नाम होता है, लेकिन जब पार्टी जीत जाती है इलेक्शन, तो फिर उनको आराम से पीटीआई में शमूलियत, वो पीटीआई के कहलाए जाते हैं कि एमएनए पीटीआई का है, लेकिन वो पीटीआई का जो एमएनए है या एमपी है, वो बगैर सिंबल के, यानी कि मुख्तलिफ सिंबल्स पे लड़ रहा होता है, अपने नाम के साथ लड़ रहा होता है। बट जब इलेक्शन हो जाते हैं तो हमारे सामने ये वाज़ेह होता है कि इंडिपेंडेंट नहीं, ये पीटीआई के लोग हैं। मेरे ख्याल से तो वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई हम ये कह सकते हैं कि ये जो उन पे ये तनकीद है, ये बहुत सारी काजी साहब पे, इमरान खान साहब ने ओपन, अभी उन्होंने लेटर भी लिखा, अभी उन्होंने फिर दोबारा कोई नैब तरमीम में उन्होंने अपना बयान भी जमा कराया है, फिर उन्होंने एक तरह का नो कॉन्फिडेंस भी शो कर दिया काजी साहब पे, उन पे कि वो जजेस जो हैं वो ना सुने उनका केस। तो आपको लगता है उस दबाव का नतीजा है कि काजी साहब इस तरह के कमेंट्स उन्होंने दिए हैं, और आपकी दफ़ा ये बंदूक जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंधे पर रखी गई है कि भाई साहब उनसे पूछे, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया। तो इसमें विक्टिम आपको ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनता लग रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई वजाहत नहीं आ रही, वो चुप है। अगर वो इम्प्लीमेंटेशन अगर कर देते इलेक्शन की, उनको इजाज़त दे देते, तो मुमकिन था फिर हुकूमत चली जाती या कोई और चला जाता, वो कहते देखें जी पटिशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप इनको इलेक्शन लड़ने दें। सो इससे तो ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने थोड़ा सा वो टारगेट किया भाई कि उनकी गलती है, उन्होंने इसको मिस इंटरप्रेट किया, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। क्लास साहब, बिल्कुल बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
की ही गलती के मामले पे जाएगा कि उन्होंने इंटरप्रेट ठीक नहीं किया। और जैसे मैंने कहा ये आर्गुमेंट जो है सबसे पहले जस्टिस काजी फाइजी साहब ने दिया था और फिर बाकी जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने इसको पिकअप किया था। लेकिन ये जो दूसरी बात है ना जो अभी आपने की, ये कि काजी फाइज साहब उनके बेंच पे ना बैठे हैं, ये मुझे वैसे एक सियासी बयान लगता है और एक सियासी हिकमत अमली है जो तहरीक इंसाफ माजी में भी जजेस पे प्रेशर डालने के लिए करती आई है। देखिए इतने सारे केसेस हुए, आपने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया। ऑब्जेक्शन अगर होना है ना तो फिर वो वकील ने करना होता है। नियाजुल्लाह नियाजी साहब जो पिछले केस में अपीयर हुए थे, उनके अलावा तो हमने नहीं देखा कि किसी ने ऑब्जेक्शन किया हो। इमरान खान साहब खुद भी 2 मरतबा पेश हुए, उन्होंने भी नहीं किया। तो अब अगर वो कह रहे हैं कि एक सियासी हिकमत अमली के तौर पे इस पे डालना चाहते हैं दबाव, तो वो उनका एक सियासी फैसला होता है। लीगली देखें, अगर कोई आप कहते हैं कि किसी जज का बायस है, वो बायस जजमेंट से साबित नहीं होता। ये हम मुताबिक मरतबा सुन चुके हैं, या तो कोई रिश्तेदारी हो या तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। जजेस कहते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला है तो फिर हमें बताएं, फिर हम ये फैसला करेंगे कि हम इस बेंच पे बैठे या ना बैठे। महज कानूनी टर्म्स में तो यही देखा है क्लासरा साहब कि महज जजमेंट किसी के खिलाफ देना किसी का बायस नहीं साबित करती है। अगर काजी साहब किसी के रिलेटिव होते चीफ जस्टिस साहब या चीफ जस्टिस साहब में जो है कोई और उनका कॉन्फ्लिक्ट होता, तो फिर मेरे ख्याल से कानूनी तौर पे ये उनका एतराज जो है वो वजन रखता। लेकिन महज ये कह देना क्योंकि मुख्तलिफ बेंचेस पे वो हमारे साथ बैठे हुए हैं या मुख्तलिफ फैसले उन्होंने हमारे खिलाफ दिए, इससे बायस साबित नहीं होता। और दूसरे जो एक आर्ग्यूमेंट आता है तहरीक इंसाफ की तरफ से बेंचेस फॉर्म करने का, देखिए वो बेंचेस अब एक कमेटी फॉर्म कर रही है, तो या तो आप कमेटी को तनकीद का निशाना बनाएं और सिंगल आउट ना करें, क्योंकि अब वो मामला तो नहीं है कि मास्टर ऑफ द रोस्टर होगा चीफ जस्टिस और वो फैसले कर रहा होगा। अब एक कमेटी वो फैसला करती है। अगर वो 2-1 की अक्सरियत से हो रहे हैं तो फिर एटलीस्ट 2 जजेस जो है आपकी नजर में जिम्मेदार होंगे। पर्दे वाहिद तो अब ये फैसले नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि उनका एक माजी राय वो रेफरेंस लेकर आए और फिर काजी फाइज साहब का, चीफ जस्टिस साहब का जो फैसला था सिंबल वाला, उस वजह से मेरे ख्याल से तरीके इंसाफ ये जो है बताने की कोशिश करी कि एक बायस से जो मेरे ख्याल से लीगली एक वीक आर्गुमेंट बनेगा। अच्छा, मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट जो आप लोग इससे पहले डिस्कस, जो इसका पहला हिस्सा आपने जवाब दिया शहजाद इकबाल साहब कि जब पार्टी को ही कलअदम करार दे दिया गया, जब उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, जब उसका कोई सदर ही नहीं है, तो वो किस हैसियत में इलेक्शन लड़ सकती थी? सिर्फ एक सिंबल की तो बात ही नहीं थी। जी, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा कि इस तरह के आर्गुमेंट समाअत के दौरान भी हुए हैं, तो वकला ने इस पॉइंट को नहीं उठाया जब ये हियरिंग हो रही थी चीफ जस्टिस के सामने कि किस तरीके से पार्टी इलेक्शन के लिए एलिजिबल थी? जी बिल्कुल, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये फैसला आया था तो उस वक्त तो बजाय ही लग रहा था कि अब पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, और सबके सामने ये भी था कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के पास गए कि हम इलेक्शन कमिश्नर, ये 11:30 बजे फैसला है, इलेक्शन कमिश्नर ने 12 बजे सिंबल अलॉट कर दिए, बल्कि 12 बजे तो ऑफिशियली किए थे, ये तो उससे पहले ही उन्होंने शाम को ही बता दिया था कि पीटीआई के किस रहनुमा के पास क्या सिंबल होगा, यानी वो अपना जहन बना चुके थे उसी वक्त। तो ये अब एक जो बात सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से की जा रही है कि इंटरप्रिटेशन गलत हुई थी और बाकायदा उस फैसले की अभी अपील बाकी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इस हवाले से क्या उनकी ऑब्जर्वेशंस आती हैं या क्या उनकी जजमेंट आती है। ऑब्जर्वेशन तो बहरहाल वो दे चुके हैं, एज आई सेड अतमिनुल्लाह साहब ने तो लिख भी दिया है कि बादी नजर में गलत इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि जिन जज साहब की वो जजमेंट है वो खुद कह रहे हैं कि मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं था कि इलेक्शन ना लड़े। लेकिन हाँ, जब पार्टी का सदर नहीं है, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल नहीं है, तो फैसले कौन करेगा? बहरहाल देखिए, ये तो सारी आप आफ्टर थॉट्स है ना। 11:30 बजे जब फैसला है और 12 बजे तक सिंबल अलॉट करने का टाइम हो, तो एक आधे घंटे में एक पार्टी क्या फैसला कर सकती है? तो कल हम ये तवक्को रखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको रगड़ा लगाया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अब उनके पास ये ऑप्शन रह गया है अपनी जान छुड़ाने का, कि हमारे पे जो तनकीद आ रही थी कि हमने शायद इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, सिंबल वगैरह ले लिए, तो सारे का सारा उस पर डाल दें या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे डाल दें और उन्हीं को कुर्बानी का बकरा बनाएं। अब तक की तो ये लगता है पिछले कुछ दिनों की प्रोसीडिंग से कि नज़ला सारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे गिरने वाला है और फैसले हालांकि वहाँ जी हाँ, मोहतात अंदाज में तो मैं भी यही कहूंगा, क्योंकि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या फैसला आएगा। लेकिन जैसे खुद आपने कहा, जो हमने पिछली प्रोसीडिंग्स देखी हैं और जो आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो सवालात हुए हैं, उससे तो बाज़ाहिर ये लगता है कि कई जजेस हैं जिनकी राय में ये बात सामने आ सकती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को इंटरप्रेट ठीक नहीं किया। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि अब पीछे जाके सारे मामला को दोबारा देखा जा सकता है, इलेक्शन तो नहीं हो सकते। तो मेरे ख्याल से जो भी, अगर हम पीछे भी जाएंगे तो पोस्ट इलेक्शन जाएंगे, तरीके इंसाफ इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनी, उसको आप नहीं चेंज कर सकते। लेकिन क्या जजेस इस हद तक जाएंगे कि ठीक है, गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से पीटीआई में शामिल होने का इनको मौका नहीं मिला, लिहाजा ये इंडिपेंडेंट जो है अब इनको मौका दिया जाए कि ये पीटीआई में शामिल हो, क्योंकि बहरहाल पीटीआई एक सियासी जमात थी
क्या ये फैसला आएगा या ये फैसला आएगा कि नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अगर इन्होंने अब शमूलियत इख्तियार कर ली तो वहां सीटें दी जाएं, या इन दोनों जमातों को नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल से चंद घंटे ही रह गए, 12-14 घंटे देख लेते हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है क्योंकि ये जो मेन इस पे बहस हो रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविजंस हैं कि नहीं है सीटें देने की, कि उन पार्टीज को जिनके पास वोट नहीं था आप उनको कैसे दे दिए, नंबर 1। दूसरा, जिनकी सीटें थी वो इलेक्शन नहीं लड़े तो उनको भी नहीं मिली, वोट पड़ गया, ठीक है। तो तीसरा फिर ऑप्शन ये हो सकता है कि वो इसको ये पार्लियामेंट को भेजें कि भाई साहब इस मामले को आप खुद देखें, क्योंकि इसमें कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो आप इस पर कानून बना सकते हैं या कोई नया बिल ला सकते हैं, इसको कैसे सेटल करेंगे। एक ऑप्शन इनके पास सेफ रूट तो ये भी हो सकता है कि जान छुड़ाने के लिए इतना बड़ा मैस क्रिएट हो गया है कि वो उसमें अगर उनके एंड पे गलती है, इलेक्शन कमीशन के एंड पे है, किसकी इंटरप्रिटेशन की गलती है, तो मेरा ख्याल बेस्ट वे तो ये हो सकता है इनके लिए कि पार्लियामेंट को भेज दें कि भाई साहब आप देखें कि इसमें तो कानून ही मौजूद नहीं, हम फैसला कैसे करें। जी क्लासा साहब, आपने मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक राय बार बार हमारे सामने आती रहती है कि कानून बनाना हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामेंट का काम है, और बियॉन्ड जो हमारे सामने एक लिटरल मीनिंग मौजूद है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, उस आर्टिकल का, उसको हम जाके इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत हद तक मुमकिन है, और हमने पहले देखा है, जैसे मिसाल के तौर पे 2019 में जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था, तो उस वक्त भी पार्लियामेंट को 6 महीने का वक्त दे दिया था, या 3 या 6 महीने का, कि आप कानून साजी करके इसको वेट करवा लें। फिलहाल हम इस एक्सटेंशन को नहीं रोकते, लेकिन आप जब तक लॉ नहीं था उस वक्त भी कोई कानून नहीं था, उस वक्त भी कोई कानून नहीं था जिस जी बिल्कुल, कानून बाद में बना था, बाद में बना और एक्सटेंशन पहले हो गई। अच्छा सर, ज़रा थोड़ा सा इस पे आते हैं, अगर मूव करते हैं सर, ये जो वहाँ पे इसकी अगर इमरान खान साहब की अबूरी ज़मानतों के हवाले से बड़ा सख्त ये फैसला है जो रिजेक्ट की गई हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अब तक तो रिलीफ मिल रहा था खान साहब को बहुत सारा अदालतों से इधर उधर, ये जो उन्होंने इनको 9 मई के हवाले से उन्होंने इन पे बहुत सारी सख्त रिजर्वेशन क्यों लिखी हैं या ऑब्जर्वेशन दी हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? मेरे लिए कोई सरप्राइज नहीं है क्लासरा साहब, और इमरान खान को जो रिलीफ मिल भी रहा है वो या तो कहीं पे सुप्रीम कोर्ट से मिल जाता है या हाई कोर्ट से मिल जाता है। इससे जो नीचे वाली अदालतें हैं वहां तो कन्विक्शन ही मिली है या फिर उनकी बेल कैंसिल होती रही है। देखिए, इसमें तो बड़ा क्लियरली ये है मामला कि हुकूमत ने एक हफ्ते पहले राना सनाउल्लाह साहब आए, दीगर शोज पर आए, उन्होंने बड़ी वाज़ेह पोजीशन दी कि हमारी कोशिश होगी कि इमरान खान ज्यादा से ज्यादा अरसा जेल में रहे, क्योंकि उस वक्त ये मामला था कि इद्दत केस में शायद उनको जमानत मिल जाएगी या इद्दत केस का जो फैसला है वो उनके हक में आ जाएगा। तो स्पेकुलेशन यही हो रही थी कि इमरान खान तो फिर बरी हो जाएंगे, बुशरा बीबी तो फिर बाहर आ जाएंगी। तो राना सनाउल्लाह बड़ा क्लियर थे इस पे कि हुकूमत की कोशिश है कि उनको फंसा के रखे, जितना अर्सा जेल में रखते हैं, क्योंकि उनके बाहर आने से इंतशार होगा, उनके बाहर आने से जो है सियासत में मजीद आप गैर यकीनी देखेंगे, तो उनको हम नहीं निकलने देंगे। तो ये एक्सपेक्टेड था। मैं आपकी सारी बात काट रहा हूँ, आपकी मैं बात काट रहा हूँ। यूजुअली तौर पर दुनिया में, इवन पाकिस्तान में, हम पहली दफा देख रहे हैं कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो हैं, मिनिस्टर जो हैं, वो पहले से बता देते हैं कि इमरान खान साहब या कोई भी है वो बाहर नहीं आएगा, 5 साल रहेगा, इसको नहीं आने देंगे, नया केस बना देंगे। बहुत सारे इस पे एहसन इकबाल साहब के हवाले से बात हुई, फैसल वाटर साहब ये बात कहते रहे, राना सनाउल्लाह साहब ने खुल के बात की, फवाद चौधरी साहब भी आपके प्रोग्राम में कह चुके हैं आपके वो नहीं आएगा। तो ये क्या इनको होते हैं? हालांकि इनको तो ये जवाब देना चाहिए, भाई साहब हमारा कोई तल्लुक नहीं, अदालतें हैं, केस है, पुलिस है, वो जाने, खान साहब जाने, अदालतें जाने। ये क्यों अपने आप को इस तरीके का वो शो करते हैं माचो स्टाइल में कि जनाब कि हम इन पे केसेस डालते रहेंगे, और इसी तरीके से केसेस वीक करते हैं, और इमरान खान साहब को मौका मिलता है उनकी पार्टी का, वो कहते हैं देखें ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, ये जानबूझ के झूठे केस बना रहे हैं मुझ पे। तो ये किसकी फेवर कर रहे होते हैं? रियासत की कर रहे होते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, या इमरान खान की? ये किसके साथ है ये सारे? ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस है। ये दोनों जमातों की जब आपने बात की, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, उनको पता था कि उस वक्त जनरल बाजवा और उस वक्त जनरल फैज की सपोर्ट उनको हासिल थी, लिहाजा उनके वज़रा आके कह देते थे कि अगला नैब का केस फलाना पे बनेगा, फलाना अरेस्ट होगा। ऐसा ही था। आज ये हुकूमत जो है एक हाइब्रिड सिस्टम में है, इनको भी पता है कि हमारे यहाँ जो अदालती निजाम है, और ये बाकायदा जो आप सवाल कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा सवाल हमारे अदालती निजाम पर है कि पहले से आके प्रेडिक्शन हो जाती है कि ये शख्स बाहर नहीं आएगा, इसको हम जेल में रखेंगे। पहले से प्रेडिक्शन हो जाती है कि सिंबल रहेगा या नहीं रहेगा। मतलब फैसल वाड़ा साहब की आपने बात की, उन्होंने तो कोई 6-8 महीने पहले बता दिया था कि क्या होने जा रहा है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो नजूमी नहीं है, लेकिन वो एक बहरहाल वेल कनेक्टेड सियासी शख्सियत है। तो ये हमारे अदालती निजाम पे सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे कोई भी बैठ के ये प्रेडिक्ट कर सकता है, जब वो पावर में हो, जब ताकतवर मुक्तदर उनके साथ हो, कि क्या रिजल्ट आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये मेरे बड़े अफसोस की बात है कि हमारा अदालती निजाम इस तरीके से, जैसे मैंने भी मिसाल दी, राना साहब बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हम नहीं बाहर आने देंगे,
नहीं, राणा साहब तो उसमें भी कॉन्फिडेंट थे जी कि साड़ी गल हो गई है। याद है आपको इलेक्शन से पहले वो एक उनका मंत्रा होता था कि साड़ी गल हो गई है, तो एंकर ने आगे से पूछा कि जनाब उनसे भी वहाँ के जी उनसे भी बात हो गई है, उनसे भी डील हो गई है कि जनाब हम पावर में आ रहे हैं और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो राणा साहब तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल करते रहते हैं। अब सियासी प्रेडिक्शंस गलत नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो कानूनी माहद है उनको पता है कि वो कानूनी माहद किस हद तक चलते हैं, किस तरीके से चलते हैं, उसका मेरे ख्याल से उनको अंदाजा है और उनका कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त जाहिर सी बात है लड़ाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत से नहीं है, उनकी लड़ाई एस्टैब्लिशमेंट से। तो उनको पता है कि इस वक्त ख्वाहिशात यही कि इमरान खान बाहर ना आए, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अदलिया में भी एक तकसीम आपको नजर आती है और मुख्तलिफ सोसाइटी के लेवल पे भी आपको यही लोग नजर आते हैं, या तो वो इमरान खान के साथ हैं या खिलाफ है। यही इस वक्त जो है मामला। लेकिन देखे ना, ये अब जो आज फैसला है उसमें कई बातें जो की गई, उस पर मेरा एक सवाल है कि आज ये कहा गया ये हुकूमत का तख्ता पलटने वाले थे। 9 मई के बाद पिछले साल हमें कहा गया था कि बगावत का मामला है, तो क्या 1 साल के बाद भी कोई चार्ज फ्रेम हुआ है या अभी तक कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ? क्या लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहां पे उमर चीमा साहब हैं, चौधरी इजाज साहब हैं, क्या उनके फ्रेम चार्ज हो गया है या नहीं हुआ है अभी तक? क्यों ये मामला आगे नहीं बढ़ रहे? क्योंकि हमें तो 1 साल से बताया जा रहा है कि इसके मास्टरमाइंड इमरान खान थे। अगर मास्टरमाइंड थे, फिर कहा जाता है कि वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं कि किस तरीके से ये सारा प्लान हुआ, तो ये मंजर आम पे क्यों नहीं आई है? तो आपका क्या ख्याल है, ये बाई डिजाइन है, बाई डिफॉल्ट है कि उनके पड़े रहे केसेस, जनाब इतना जल्दी फैसले क्यों करें? फैसले हम कराते हैं तो उनको हाई कोर्ट से या उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाते हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं, लिहाजा ड्रैग करते रहे। वही आप वाली बात, निचले कोर्ट से आपके लिए आसान हो जाते हैं फैसले कराना, ऊपर आते हैं तो उनकी जमानतें हो जाती हैं, केसेस खत्म हो जाते हैं। लिहाजा ठीक है साहब, जितनी देर आप इसको रखेंगे ना उतना शक व शुबात पैदा होंगे, क्योंकि वाकई में आप और मैं यहाँ पे अब उनको इससे फर्क पड़ता है। वैसे ये हमारे पावरफुल सर्कल जो है द पावर दैट भी, उनको इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ शक वगैरह पैदा नहीं होना चाहिए। बात तो शकूक से आके निकल चुकी है सर। अब तो वो डैम केयर वाला एटीट्यूड है, हाँ जी हम कर रहे हैं। वो राणा साहब का और बाकी लोगों का भी तो हमने डिस्कशन किया, वो कहते हैं हाँ हम करेंगे। वो फैसल वाडा साहब तो कहते हैं टोटे मजीद टोटे होंगे पार्टी के, फलां लोग मजीद आएंगे, वो बाहर आएंगे, हम फिर डालेंगे, फिर आएंगे। वो तो अब तो वो मतलब शक शकूक से काम आगे चला गया भाईजान। साहब देखें, क्लास साहब अगर इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है फिर यही करते रहे, लेकिन आप और मेरी क्या ख्वाहिश होती है कि इस मुल्क में चीजें कानून और आइन के मुताबिक चले। जो वायलेंस हमने 9 मई को देखा वो नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरीके से आप और मैं उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, बल्कि हम कहेंगे लोगों को सजा दो। लेकिन अगर पैमाना ये होगा कि कोई अगर पार्टी छोड़ दे तो वो बरी है, कोई अगर अपनी पार्टी बना ले वो बरी है, उससे मेरे ख्याल से जो केस है 9 मई का वो कमजोर होता है। जब आप 1 साल तक लोगों को जेल में रखें, उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम ना कर सकें, मामला आगे ना बढ़ सके, तो फिर ये जो है इस केस को कमजोर करता है। जो कोई भी शख्स जो एक नॉर्मल माइंड का होगा वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जीएचक्यू में हमला हो रहा हो या जिना उसको जलाया जा रहा हो? ये नहीं होना चाहिए। सही बात। लेकिन जो कल्प्रिट्स है आप उनको सजा तो दें। अच्छा, जरदारी साहब यकदम वो मंजर आम पे रहे हैं। कभी उनकी तबीयत अभी कुछ दिन पहले खराब थी, फिर अब वो ठीक हो गए, माशाल्लाह उनको सेहत दे पूरी। अब उन्होंने उनको तड़ी लगा दी हुकूमत को। शायद पंजाब हुकूमत के साथ जो पावर शेयरिंग फार्मूला था, वो जो उन्होंने अपने डिप्टी कमिश्नर लगवाने हैं, अपने डीपीओ लगवाने हैं, थाना कचहरी तहसीलदार लगवाने, पीपल्स पार्टी वाले मजीद लगता ये है कि उनका सब्र का दामन जो है ना वो बिल्कुल वीक हो गया है। अब वो मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते कि थाना कचहरी हमारे हवाले नहीं किया जा रहा। तो अब तो उन्होंने थ्रेट करते हैं कि हम हुकूमतें गिराना बनाना जानते होते हैं। तो हाउ डू यू सी दैट सर, कि जरदारी साहब को वो इतना गुस्सा क्यों आ गया एकदम? वो कहते हैं ना राशिद साहब, बस यही मामला हैं, कहीं पे अपने लोग लगाने होंगे, कहीं पे जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के फंड का मामला है, इससे आगे की कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन से पहले कहा हम नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे, इलेक्शन के बाद कहा हम नून लीग के साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। अभी उन्होंने कैबिनेट में तो हिस्सा अपना नहीं डाला है, लेकिन हमें पता है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी हुई है। कल जरदारी साहब कह रहे थे कि जो बजट बनाया है या जो IMF की कंडीशंस पे अमल दरामद किया है वो गलत है। तो आपके पास तो मौका था इस बजट में, आपने बजट को अपोज किया। आपने कौन सी ऐसी मुस्बत तरामीम की हैं पाकिस्तान के लिए या अवाम के लिए जिसके बाद आपने उसको जाके वोट दे दिया? मेरी नजर में तो 1-2 बातें ही सामने आई हैं, या पार्लियामेंटेरियंस के फंड का मामला सामने आया, या आपने जो है बिजनेस क्लास टिकट्स को 25 से लेकर 30 कर दिया, तफरी जो किराया था उसको आपने 10 से 25 कर दिया। इसके अलावा कौन सी तरमीम कर रही है पीपल्स पार्टी ने? तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी कहीं नहीं जा रही है। पीपल्स पार्टी ने कहा था हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो इस हुकूमत के साथ है। जितना ये बजट नून लीग का है उतना ही ये बजट पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि आपने इसको वोट दिया है। अगर आप आवाम को ये कहना चाहते हैं कि नहीं देखें हम क्योंकि काबीना में नहीं है लिहाजा ये फैसले हमारे नहीं है, लेकिन ये फैसले आप ही के हैं। सिंध का बजट भी आपने दिया है,
वहां की जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। और जब आप एक बजट को वोट देते हैं, दैट मीन्स यू आर विद इट। आज अगर बिजली के किराए बढ़ रहे हैं या बिजली की कीमत बढ़ रही है, आप पार्ट ऑफ इट है ना। उनकी नजर सर पंजाब पे है, उनकी नजर ना सिंध पे है, ना सेंटर पे है, ना दाएं बाएं लेफ्ट राइट नहीं है, उनकी नजर पंजाब में है। वो कहते हैं असल तो वहां पे मजे हैं जो उनको नहीं मिल रहे, पावर शेयरिंग नहीं हो रही उनके साथ। ये फंड वाली बात तो वो तो कह चुके हैं कि 500 बिलियन रुपीस जो है, आपको याद है मिफ्ता साहब ने और शायद खकाना भाई साहब ने कहा था कि 33% तो कमीशन है। तो कमीशन वो तो ऑलरेडी उनकी बातें हो चुकी हैं कि पैसा तो मिलेगा उनको। मेरा ख्याल है उनको थाना कचहरी के मसाइल हैं, वो पावर चाहते हैं। क्लासेस साहब 3 इश्यूज हैं। एक ये कि सुनने में आ रहा था कि सेंटर में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सेंटर में आएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लेकिन पंजाब की हद तक पीपल्स पार्टी तैयार है। और हमारे शो पे खुद मुर्तजा साहब जो कि पीपल्स पार्टी के पंजाब के रहनुमा और सारे मामला को देखते हैं, वो उन्होंने तो बाकायदा इंटरेस्ट शो किया था कि पंजाब में तो हम आ जाएंगे। दूसरा मामला यही है अपॉइंटमेंट्स का है जिले के लेवल पर, और तीसरा मामला जो है वो पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स का है। मुझे लगता है कि ये मामला हल हो या ना हो, ये प्रेशर टैक्टिक है। शायद नून लीग आके कुछ बातें मान ले, लेकिन पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि हम इस पोजीशन में है, कोई हुकूमत हम गिरा देंगे, वो इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है इस वक्त। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, अपनी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की हमसे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ अरशद शरीफ के हवाले से, जिस तरह से उनको कीनिया में इंसाफ मिला है, और उसका थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे जो पाकिस्तान में उनके केसेस के साथ हुआ है। और इसके अलावा कुछ बात करेंगे जो कौमी असम्बली खजाना कमेटी है, उसमें जो कुछ चीजें रिवील हुई हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार मोहम्मद मालिक साहब। मालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा मालिक साहब, हम बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से, जिस तरह से कीनिया में उनको इंसाफ मिला है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अरशद शरीफ वाज एन एसेट टू दिस कंट्री, और यहाँ पर वो एक वेल कनेक्टेड इंसान थे, मोजिस शहरी थे, लेकिन ना तो सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस ने काम किया, ना JIT ने काम किया, ना सहाफती तंजीमों के एहतजाज ने काम किया, और उनको वहाँ से इंसाफ मिल गया। सो देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि उठ रहे हैं। देखिए, अब जो खास तौर पे अब जो फैसला आया कीनियन कोर्ट का, खाली इंसाफ की बात नहीं है, उसने पेंडोरास बॉक्स दोबारा खोल दिया। उन्होंने साफ कहा है कि जी मिस्टेकन आइडेंटिटी बिल्कुल झूठ था। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मुझे याद है जब हम सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे थे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। फिर फॉरेन ऑफिस वालों ने भी आके कहा, वहीं से अंदाजा हो गया था कि जी कीनिया हमारा फ्रेंडली मुल्क है, वो हमेशा हमारे साथ हर जगह वोट करते हैं, तो हम बड़े तरीके से उनको डील कर रहे हैं। उस वक्त माहौल बड़ा गर्म था, तो शायद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी अपना एक दिखाने के लिए इंटरेस्ट उस वक्त शो किया। उसके बाद बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट गायब हो गई। अब हाई कोर्ट के अंदर जब हामिद ने पिटिशन मूव की, उसमें मैं भी शामिल था, काशिफ भी और दोस्त भी हैं, कि जी जुडिशल कमीशन बनाएं। वो चीज़ भी आगे से आगे चल रही है। बात तो CBC है। यहाँ पे जिन लोगों के साथ उसके इख्तिलाफात थे और सब कुछ हुआ था, उसके बाद उनको उठाना चाहिए था ना उस बात को। अच्छा, आपने मालिक उनकी जजमेंट यकीनी तौर पर पढ़ी होगी, ये जो वहाँ से अरशद के केस में आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी फैमिली ने, जवेरिया साहबा ने जो उनकी बेवा हैं, उन्होंने इसको परसू किया है, वहाँ वकील किया और केस को फाइट किया। हालांकि हमें तवक्को थोड़ी सी कम थी कि यहाँ से जाकर, क्योंकि उनकी फैमिली ही ये फाइट कर सकती थी केस, बोनाफाइड तो वही थे, वो विक्टिम है या उसमें एक एग्रीव्ड पार्टी, लीगली तौर पर वही केस फाइट कर सकते थे, उन्होंने किया। तो उसमें तो उन्होंने बड़ा क्लियर करके इफ्स एंड बट्स की बजाय, जैसे आप कह रहे हैं जो कहानी बेची गई थी, स्टोरी बताई गई थी कि मिस्टेकन है, तो उन्होंने बड़ी क्लियर, उन्होंने जज साहब ने या साहिबा ने तो उस पर स्टांस लिया है। और जैसे आप कह रहे हैं, इससे कोई हमारे यहाँ दबाव बढ़ेगा, कोई हमारे इदारों पे, हमारे कोर्ट्स पे, पुलिस पे या दीगर इंस्टीट्यूशंस जो हैं? यहाँ की तरजीहात मुख्तलिफ हैं। आपको याद है जब शहादत हुई अरशद की, मैंने तो जिंदगी में इतना बड़ा जनाजा किसी का नहीं देखा था। ऐसे ही है। पूरी फैसल मस्जिद भरी हुई थी। हर वीलॉगर भी पहुंचा हुआ था, सब ने बड़े वीलॉग्स भी बनाए, सब ने बड़े डॉलर्स भी कमाए। फिर हर पॉलिटिकल लीडर ने उस पर बयानात भी दिए, हर किसी ने हमदर्दियां समेटी। कहाँ हैं वो सारे? मेरा तो ख्याल है हम जर्नलिस्टों पर ही है कि जर्नलिस्ट जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो प्रोफेशनली इसमें इन्वॉल्व हों। हम तो जो जाती तौर पे कर सकते हैं वो तो कर ही रहे हैं। हम तो अदालतों में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं, प्रोग्राम्स में बातें करते हैं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि इस चीज़ की हर एक को बड़ी फिक्र है कि जी किसकी बेल किस मुकदमे में होगी, किस पे नहीं होगी।
और इतना बड़ा जो वाकया है इस पर कोई अब सबके लिए किस्सा पारीना बन गया। ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक है बड़ी क्या कहते हैं तारीख हकीकत है कि हर चीज़ की शेल्फ लाइफ है और उसके बाद बड़ा कम्युनिटी लोग भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है जब तक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट एज ए लॉबी हम लोग नहीं उठाएंगे मामला, ये भी खबर खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि जर्नलिस्ट ही कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं, ट्वीट्स कर सकते हैं, एजिटेट कर सकते हैं, जो कि हम सारे पिछले 2-1 साल से करते रहते हैं, ये तमाम फोरम जो आप बता रहे हैं। एक चीज़ में जो मैंने देखी, वहाँ पे भी तो एजेंसीज हैं, वहाँ पे भी इदारे हैं, वहाँ पे भी पुलिस थी, तो वहाँ की अदालत तो किसी दबाव में नहीं है। उन्होंने क्लियरली उन तमाम लोगों को जो उसमें अरशद के उसमें कत्ल में मुलविस थे उन पर उन्होंने अपनी जजमेंट दी है, फैसले दिए हैं। तो मतलब दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग एज वेल कि वहाँ पे कीनिया से उसको अरशद को इंसाफ मिल रहा है और अपने मुल्क में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। सर कोई अदालतें कुछ नहीं कर पा रही। देखिए FIR तक नहीं हुई उनकी सर, FIR तक दर्ज। पाकिस्तानी के लिए इंसाफ देना आसान है। वहाँ पे भी अगर कोई उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का हेड होता जिसका नाम आ रहा होता तो कीनियंस भी इंसाफ ना देते। यकीन माने कीनिया के अंदर ही बहुत जुल्म हो रहा है, तो दूसरों के मुल्क को तो इंसाफ देना आसान होता है ना। यहाँ भी ऐसा सीन होता तो इंसाफ किसी और मुल्क के शहरी को मिल जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो है जिस तरह नाम पहले चलता था, उंगलियां उठती थी जनरल फैज साहब की, दूसरों की, बिल्कुल उनको इंक्वायरी होनी चाहिए। इतना डरने की क्या बात है, होनी चाहिए। अच्छा सर, आपने बात की अभी कि जैसे कोर्ट में जर्नलिस्ट आप लोग गए हुए हैं, तो ये आप कमीशन बनवाना चाह रहे हैं। जो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्होंने, मेरा ख्याल ये कमीशन गया था ऑलरेडी, जो इंक्वायरी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी वो भी बड़ी कंप्रीहेंसिव थी, आपने यकीनन पढ़ी होगी। उसमें बड़ी डिटेल से एक एक चीज़ बताई गई थी कि अरशद के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, पाकिस्तान में कैसे हुआ, दुबई में क्या हुआ, कीनिया में क्या हुआ, वो भी बहुत कंप्रीहेंसिव थी। तो आपको क्या लगता है जुडिशल कमीशन उसे कोई बेहतर चीज़ दे सकेगा? उन्हें तो सारी चीज़ें क्लियर करके रख दी थी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी। नहीं, लेकिन उसमें आपको याद है उस रिपोर्ट में, और जो स्टाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिया था, ये लिया था कि जी जो फाइनल चीजें हमें वो वाला ताउन नहीं मिला कीनियन अथॉरिटीज से जो हम चाहते हैं, वो इन्होंने उसमें कैवियट रखा हुआ था। अब तो वो भी खत्म हो गया ना, उनकी अपनी कोर्ट ने कह दिया हाँ भी आप इन्वेस्टिगेट करें दोबारा। अब टेक्निकली तो अरशद का केस वहां दोबारा खुल गया है, ऐसा ही है। और कोर्ट ऑर्डर के बाद बहरहाल अगर अब हमारी टीम जाती है, आई एम श्योर उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, आई एम श्योर उनको ज्यादा एक्सेस मिलेगा। इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अब भेजना चाहिए दोबारा टीम को, अब जाके उनसे बात करें और जाके एविडेंस ले। ठीक है, बिल्कुल मोहम्मद मारिक साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि गवर्नमेंट पाकिस्तान को अब इसको टेकअप करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, क्विक कमेंट्स अरशद शरीफ केस के हवाले से। मालिक साहब ने एक दफ़ा ना बड़ी एक बात की थी अरशद के हवाले से कि अरशद के जो पिक्चर है ना, फ्रेम की पिक्चर, वो पाकिस्तान के हर घर में लग गई है। मतलब एवरीबॉडी फेल्ट द लॉस। चलो हमारा तो एक और उनसे तल्लुक था, दोस्ती थी, कॉमरेडशिप थी, फैमिली थी, मतलब हर बंदे को महसूस हुआ कि उनके घर से जनाजा उठाए। सो ये जो उसका मर्डर हुआ, इतनी बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई अरशद के साथ, अरशद की फैमिली के साथ, उसके दोस्तों के साथ, इस मुल्क के साथ, वो ऐसे नहीं जाएगी। वो लगता ये है कि फ्रॉम इज ग्रेव इवन, अपनी कब्र से भी वो अपने जो टॉर्मेंटर्स है, जिन लोगों ने उनको मर्डर किया, कंस्पिरेसी की, तो वन बाई वन दे आर गेटिंग एक्सपोज्ड। और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें ये कभी मतलब ख़त्म नहीं होने वाली, रुकने वाली नहीं है। और जो फाउल मर्डर होते हैं, इस तरह की जो जुल्म ज़्यादतियाँ की गई अरशद के साथ, उसकी फैमिली, बच्चों के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये दब जाएंगी, ये निकलती आएंगी। और कभी ना कभी वी होप कि अरशद को जस्टिस मिलेगा, पाकिस्तान में भी मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है क्लास साहब, इस प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। देखने के लिए शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।